Now we'll begin with the directive principles of state policy. So this is a very important topic और इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार. So directive principle of state policy किसमें आता है? It is in the part 4 of the Indian Constitution. ठीक है, so article 36 to 51 and it has been derived तो नहीं बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि inspired from the Irish as well as the Spanish Constitution. ठीक है. नाउ इसका काम क्या है? दिस विल बेसिकली गिव अस सम आइडियल्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर पॉलिसीज आर मेड. ठीक है, तो कोई भी लॉ बना रहा है गवर्नमेंट या एनी रूल्स और रेगुलेशंस आर बीइंग मेड, देन दीज हैव टू बी केप्ट इन माइंड. सो बेसिक गाइडलाइंस देते हैं ये. ठीक है. देन इट्स ऑल्सो स्पेल्स आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, दैट मीन्स वेलफेयर स्टेट. ठीक है. देन इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देयर वाज समथिंग नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. नाउ वन थिंग विच यू शुड बी नोइंग, विच यू शुड नो इज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिशिएबल. ठीक है. सो इन केस दे आर कॉन्ट्रवीन्ड बाय समवन, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. ठीक है, कि मेरा DPSP इज़ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड ऐसे करके नहीं जा सकते. ठीक है. सो दे जस्ट गाइड द कोर्ट्स एंड दे डू नॉट एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. ठीक है. अभी देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और स्पेशल प्रोविजंस. सो ओरिजिनली शुरू से ही देयर हैज़ बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़. ठीक है. हाउएवर अभी जो करंट पोजीशन क्या है, इसका हम लोग हिस्ट्री अभी नेक्स्ट पेजेस में देखेंगे. बट वैसे देख लो कि करंटली द फंडामेंटल राइट्स होल्ड प्रेसिडेंस ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. हाउएवर दे कैन बी अमेंडेड एज वेल. और जो मिनर्वा मिल्स केस था 1980 का, उसमें ही बोला था कि फंडामेंटल राइट्स विल बी होल्डिंग प्रेसिडेंस ओवर द DPSPs. ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 39B और 39C, जिसके लिए आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 कैन बी मतलब कॉन्ट्रवीन्ड. मतलब कि क्या हुआ, आर्टिकल 39B एंड 39C हैव हायर वेटेज as compared to article 14 and 19. So this is extremely important. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं DPSP. हाँ, some directive principles of state policy are outside the part 4 of the constitution as well. So these are, एक तो article 335 था, then article 350A और article 351. So we'll be reading about this properly in the coming pages. ठीक है, उसको अच्छे से फिर से we'll read this. नाउ हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 39B और 39C की बात हो रही है, दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये सब करेगा वो. ठीक है. सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. वन थिंग विच यू शुड बी नोइंग इज़ दैट जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नॉर्मली. ठीक है. एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं, देन सेकेंड वन आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये कैटेगराइज करा रहता है. और थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल्स. ठीक है. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज विद इन विच दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉर्मली डिवाइडेड. ठीक है. So we'll begin with the socialistic principles and I'll be giving you some tricks. So I have gotten these tricks from some YouTube videos. ठीक है. So these will help you remember the article number as well as the directive principle. ठीक है. So first of all we have article 38. आर्टिकल 38 में क्या दिया है, वही वेलफेयर एंड मिनिमाइजिंग इक्वालिटीज़ का है. उसमें भी देर इज़ आर्टिकल 38 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 38 क्लॉज 2. तो क्लॉज 1 में क्या दिया है, दैट जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शुड बी मेंटेन. यहाँ पे मैं जूम इन कर देती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे ये दिया है. ठीक है. तो इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे, 8 से 8 और
आठ को संस्कृत में शायद अष्टम बोलते हैं, तो अष्टम से जस्टिस को जस्टम ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 38 क्लॉज 2। सो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 में क्या दिया है, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन सोफी। सोफी मतलब ये स्टेटस, इनकम, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज एंड इनकम। ठीक है, दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 38 क्लॉज 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, इनइक्वालिटी के बारे में बात हुई है ना इसमें। सो इनइक्वालिटी और जो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है आपने पढ़ा होगा, ये इन्फिनिटी का ऐसा सिंबल रहता है, एट जैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल एट जैसा, है ना। सो बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं इनइक्वालिटीज और एट। ठीक है, 38 में इनइक्वालिटीज के बारे में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वो भी इनइक्वालिटीज इन सोफी। सोफी मतलब स्टेटस, इनकम, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। सो आर्टिकल 39 में क्या है, ये लाइवलीहुड इक्विड, वो कि स्टेट शुड make take steps to ensure good livelihood for people, then equitable distribution of wealth, prevent wealth concentration। ठीक है, इक्वल पे, हेल्थ स्ट्रेंथ, हेल्थ मतलब गुड हेल्थ फॉर एवरीवन, फिर हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब मेंशन्ड है आर्टिकल 39 में। ठीक है, एंड दीज आर द वेरियस क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 39। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट और वी विल ट्राई टू लर्न द क्लॉजेज एज वेल। सो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे एक निमोनिक होता है LDC-PHC। ठीक है, LDC-PHC देख लेते हैं। Here LDC stands for least developed countries और PHC से प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर लो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर इज पुअर। ठीक है, तो उससे यू कैन रिमेंबर द all the clauses of article 39। so what are the clauses, first of all है livelihood, है ना, मतलब कि the state should endeavor to provide proper livelihood to everyone। फिर equitable distribution of wealth, है ना, that is B। B में equitable distribution of wealth का D, LD। C से concentration of wealth, that is prevent wealth concentration। LDC हो गया, ये LDC। देन यू हैव PHC। P से है इक्वल पे, H है हेल्थ, है ना, और C से है हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सो LDC-PHC है एंड दिस इज मतलब इतना ही है आर्टिकल 39 में। ठीक है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, दैट हैड ब्रॉट दिस हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन was added by the 42nd Constitutional Amendment Act। ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट आर्टिकल 39A। तो 39A क्या है, फ्री लीगल एड। ठीक है, और इसको लर्न कैसे करेंगे, एक तो ए और एड, है ना, दोनों में है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो 39A, तो 39A, है ना, 39A मतलब टीना, 39A टीना। तो वैसे ही अज्यूम कर लीजिए कि कोई डॉटर थी इंदिरा गांधी जी की। सो आई हैव सीन दिस फ्रॉम अ वीडियो। ये जो सारे मैंने निमोनिक्स ये बता रही हूँ, ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो से देखे हैं, राइस विद जीत करके कोई एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने बताए थे एंड आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो इफ़ रिक्वायर्ड। वो जिसकी भी जिनका भी यूट्यूब चैनल है, दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी नाइसली। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देन आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। सो इसमें क्या रहेगा, दिस इज ऑल्सो अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। और हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो 41, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 41 के 4 - 1 इट बिकम्स 3। तो 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है इस वाले आर्टिकल में, दैट इज राइट टू वर्क,
राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है। एंड वन मोर वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस वुड बी कि फोर और वन है ना, तो मतलब इफ़ फोर पीपल वर्क टुगेदर एज वन देन इट विल बी नोन एज ये। अगर चार लोग एक साथ काम करें तो राइट टू वर्क रहेगा, है ना। तो वैसे करके भी यू कैन रिमेम्बर दिस। देन आर्टिकल 42। सो आर्टिकल 42 में क्या रहेगा, इट इज़ ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस। देखो, चार दो मतलब फोर एंड टू। फोर को हम फॉर और टू भी लिख सकते हैं। फॉर टू मतलब कि दो लोगों के लिए। किन दो लोगों की बात हो रही है, इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट द दो पर्सन्स की बात हो रही है, चाइल्ड एंड उसकी मदर का। ठीक है, तो ह्यूमन वर्क कंडीशंस फॉर द मदर एंड मैटरनिटी रिलीफ फॉर हर एज वेल। तो इस आर्टिकल में, दिस आर्टिकल इज फॉर टू पीपल। ठीक है, दैट इज द चाइल्ड एज वेल एज द मदर, and it talks about humane work conditions and maternity relief. Then we have article 43. So article 43 में क्या है, लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड और सोशो वही। आर्टिकल 43 इज रिगार्डिंग लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है और लिविंग वेज की बात हो रही है, मिनिमम वेज की बात नहीं हो रही है इसमें। लिविंग वेज इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो हाउ विल यू रिमेंबर दिस आर्टिकल 43। जो उसका 3 है, अगर उसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो डब्लू जैसा दिखेगा, है ना। सो डब्लू से वेज हो जाएगा। ठीक है, वन मोर वे टू रिमेंबर दिस वुड बी कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बोला जाएगा, इफ़ यू आर एबल टू हैव थ्री टाइम मतलब फूड थ्री टाइम्स अ डे, और उसी को हम बोलेंगे ना कि अच्छा खाना मिल रहा है, सो दैट विल बी काउंटेड एज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यही है, ये लर्न हो गया 43 से। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज समथिंग वेर इन यू गेट फूड टू ईट थ्री टाइम्स अ डे। और बस वैसे करके लर्न कर लो, या थ्री को डब्लू से लिंक कर लो। ठीक है, देन यू हैव आर्टिकल 43A। सो आर्टिकल 43A रहेगा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें अच्छा, इसमें क्या कैसे लर्न करेंगे, अगेन जो थ्री है, थ्री को आप डब्लू से लिंक कर लो। थ्री को इफ़ यू इन्वर्ट थ्री देन इट लुक्स लाइक डब्लू, एंड डब्लू से यू कैन लिंक वर्कर्स। ठीक है, और 43A है, ए से आप मैनेजमेंट को लिंक कर सकते हो, मैनेजमेंट में भी एक ए आता है ना। दैट वे यू कैन रिमेंबर कि 43A में क्या दिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट यू हैव आर्टिकल 47, that is related to raising the level of nutrition and living standards and also improving public health। ठीक है, तो इस 47 है ये, है ना। सो यू माइट बी नोइंग कि कई कई जगहों पे, इनफैक्ट इवन इन हैरी पॉटर एंड एवरीथिंग, वहाँ पे 7 वाज कंसिडर्ड टू बी अ लकी नंबर। ठीक है, तो वैसे आप लिंक कर लो कि 7 इज़ अ लकी नंबर एंड इवन न्यूट्रिशियस फूड इज़ लकी फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर कि 7 मतलब न्यूट्रिशियस। ठीक है, अभी these were the socialistic principles, we have completed all the socialistic principles। ठीक है, ये सारा ये वाला पोर्शन हमने कर लिया कवर। नाउ वील बी मूविंग टू द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स का फर्स्ट क्या रहेगा, आर्टिकल 40। सो आर्टिकल 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। ठीक है, एंड दिस विल बी इजी टू रिमेंबर, ये तो पता ही है गांधीयन प्रिंसिपल है। अच्छा, इसमें आप ये देख लो कि गांधीयन प्रिंसिपल वगैरह कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। देखो, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स मीन्स दोज प्रिंसिपल्स वेर इन सोशलिस्टिक ideas are prominent।
ठीक है, तो सोशलिस्टिक आइडियाज़ होते क्या हैं, वेलफेयर स्टेट वाले, है ना? वेलफेयर स्टेट रहेगा, देन वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स और लेबर क्लास के लिए देयर विल बी सम प्रोविजंस, ठीक है? देन देयर विल बी टॉक अबाउट इक्वालिटी, ठीक है? ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है? उसके बाद में नाउ वील टॉक अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या रहेगा, गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ, एक तो ही हैड फेवर्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? उसके अलावा उनके काफ़ी सारे स्कैटर्ड थॉट्स थे, उनके सारे वर्क्स में पता चलता है। सो फॉर एग्जांपल ही हैड प्रोमोटेड वीकर सेक्शंस को, काफ़ी प्रमोट करते थे वो, हरिजन ये सब को, है ना? वो था। उसके अलावा ही वांटेड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ही वांटेड कॉटेज इंडस्ट्रीज टू बी देयर, ठीक है? सो ऑल दोज प्रिंसिपल्स वुड बी गांधीयन प्रिंसिपल्स। फिर लिबरल प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, एज द नेम सजेस्ट दोज हु विच प्रोमोट लिबर्टी, ठीक है? तो जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देन फिर यू हैव बाकी के जो भी दिए हैं ना, ऑल ऑफ दोज द रिमेनिंग वंस कम अंडर द लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है? नाउ वी वर डूइंग गांधीयन प्रिंसिपल्स, उनको कर लेते हैं पहले अच्छे से। सो फर्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस, 40 का ज़ीरो और ऑर्गेनाइजेशन का ओ, दे आर कॉमन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, ठीक है? मतलब 40 ज़ीरो और ऑर्गेनाइजेशन का ओ को लिंक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आर्टिकल 43, विच इज़ रिलेटेड टू कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो अभी हमने वी हैड रेड 43 यहाँ पे भी, है ना? एक तो लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब पढ़ा था हमने, है ना? कि अगर हमारे पास डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, देन यू विल हैव फूड 3 टाइम्स अ डे, ठीक है? और हमने डब्लू को वेज से और वर्कर्स से कनेक्ट करा था, ठीक है? डब्लू 3 और डब्लू को, है ना? तो इस सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, जो 3 है, वेज, वर्कर्स और इंडस्ट्रीज सिमिलर है ना? सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 43, ठीक है? देन वी हैव आर्टिकल 43 बी एज वेल। तो 43 बी में क्या है, इट इज़ रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड इट वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, ठीक है? एंड हाउ विल यू रिमेंबर कि 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है। देखो, बी, बी से क्या होता है, भाई, है ना? भाई से क्या होता है, भाईचारा। भाईचारा का लिटरल मीनिंग क्या होगा, कोऑपरेशन, ठीक है? सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस, कि बी से भाईचारा मतलब कोऑपरेशन, तो उससे 43 बी विल बी रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है? देन यू हैव आर्टिकल 46। नाउ आर्टिकल 46 क्या रहेगा, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस, ठीक है? एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो 46, तो 6 माइनस 4 अगर करते हैं तो कितना बचता है, 2। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, दैट इज़ SCs एंड STs, ठीक है? तो उनकी बात हो रही है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट वी हैव 47। सो हमने वी हैड ऑलरेडी लर्नड अबाउट आर्टिकल 47। हमने क्या करा था कि 7 इज़ अ लकी नंबर, सो न्यूट्रिशियस फूड की बात हो रही है इसमें ना, न्यूट्रिशियस फूड इज़ लकी फॉर एवरीवन। यहाँ वाले 47 में भी सिमिलर चीज़ है, बट सिमिलर बट ऑपोजिट, ठीक है? तो इसमें क्या है, ऑपोजिट ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, कि लिकर और ड्रग्स की बात हो रही है, दैट दे शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है? सो न्यूट्रिशन का ऑपोजिट क्या रहेगा, वही लिकर पीना और ड्रग्स वगैरह, है ना? तो वो सब शुड बी प्रोहिबिटेड। देन आर्टिकल 48 देख लेते हैं। आर्टिकल 48 इज़ रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ठीक है? तो दिस इज़ आर्टिकल 48 क्लॉज 2, है ना? तो इसको कैसे हाउ विल यू रिमेंबर दिस, 48, 8 से क्या करें, 8 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 8, एंड 8 राइम्स विद काट, तो
जैसे काउज वगैरह को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, ऐसे दिया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, अच्छा वी हैव डन द गांधीयन प्रिंसिपल्स, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लिबरल प्रिंसिपल विच वी आर डीलिंग विद इज आर्टिकल 44 विच इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको रिमेंबर करना इज क्वाइट इजी बिकॉज देखो आर्टिकल 44 है, सो 44 इज अ यूनिफॉर्म नंबर, मतलब दोनों कॉमन है, 4 और 4 है, सो इट इज़ क्वाइट यूनिफॉर्म, देयरफॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इससे रिलेटेड है, ठीक है। देन यू हैव आर्टिकल 45, so article 45 is regarding early childhood care and education until the age of 6, ठीक है। तो इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, देखो 45 मतलब कि 4-5 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात हो रही है, 4 to 5 years के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात हो रही है इन आर्टिकल 45, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, so we have already done it over here also, that was article 48 clause 2, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। सिमिलरली उससे आप लिंक कर लो, यहाँ पे 8 काट की बात कर रहे थे ना हम लोग, सिमिलरली 8 किस चीज़ से राइम करता है, खेत से राइम करता है, ठीक है। तो 48 क्लॉज 1 इज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, 8 खेत। सिमिलरली आर्टिकल 48 क्लॉज ए तो नहीं, 48 ए किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो भी खेत के आसपास ही है, ठीक है, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन लिंक इट। सो और इन्वायरमेंट खेत जैसे यू कैन ईजिली लिंक। सो 48 ए इज रिगार्डिंग improving and protecting the environment, and this was added via the 42nd constitutional amendment act, ठीक है। Next, we have Article 49, that is related to protecting monuments and objects of national importance, ठीक है, तो 4-9, सो 9 से NI 9 होता है, और सिमिलरली नेशनल इम्पोर्टेंस में भी देर इज NI, ठीक है, तो 9 और नेशनल इम्पोर्टेंस का NI, ठीक है, दे आर कॉमन, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर कि 49 इज रिगार्डिंग protecting monuments and objects of national importance, ठीक है। देन यू हैव आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो 50 को हम लोग कैसे लर्न करेंगे, 50-50 बिस्किट्स आते थे ना पहले, तो उससे कि 50-50 में डिवाइड कर देते हैं ड्यूटीज़, ठीक है, तो उसमें मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रही है। देन वी हैव आर्टिकल 51 रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसमें जो 1 है, 51 का 1 है, 1 लुक्स सिमिलर टू आई, है ना, तो वैसे यू कैन लिंक दिस कि 1 इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो दीज वर द मेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमने तीनों सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स, वी हैव लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, ठीक है। ये भी देख लेते हैं बचा हुआ। नाउ देखो आर्टिकल 36, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें क्या मैंशन है, इसमें मैंशन है कि जो स्टेट है इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ द सेम मीनिंग एज द स्टेट विच हैज़ बीन मैंशन इन आर्टिकल 12, ठीक है, जो पार्ट 3 का आर्टिकल 12 है वो और आर्टिकल 36 दे हैव द सेम मीनिंग ऑफ द स्टेट गिवन इन इट, ठीक है, तो दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 36। देन वी हैव आर्टिकल 37, it mentions the directive principles of state policies are fundamental in governance, ठीक है, एंड द स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू अप्लाई देम इन लॉ मेकिंग, ये पता है हमको, जेनरिक स्टेटमेंट है, और इट इज़ ऑल्सो मैंशन दैट these directive principles of state policy are non-justiciable, ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो 7 जो है वो जे जैसा दिखता है, ठीक है, सो उससे जस्टिशिएबल को आप लिंक कर लो, ठीक है। सो वी हैव डन दीज टू। नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। उसमें ये 4 डीपीएसपीज ऐड करे थे। उसके अलावा 44th में एक ऐड करा था, 86th से एक ऐड करा था एंड 97th से भी एक ऐड करा था। ठीक है, तो 97th का हमें पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग है। हमने जो अमेंडमेंट वाला वीडियो है उसमें पढ़ा भी है कि 97 को कैसे लर्न करना है। 97 मतलब 100 माइनस 3। ठीक है, और किससे रिलेटेड है? कोऑपरेटिव से, है ना। तो कोऑपरेटिव सी से स्टार्ट होता है। सी क्या है? हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो वैसे कर लिया कि 100 माइनस 3 और थर्ड अल्फ़ाबेट को माइनस करा है। सो सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो आर्टिकल 43 बी का तो हमें पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, ना 86 अमेंडमेंट भी पता ही रहेगा सबको। दिस इज रिगार्डिंग, एक तो राइट टू एजुकेशन वाज ब्रॉट इन बाय दिस, है ना। आर्टिकल 21 ए भी इसी के थ्रू आया था, है ना। और ये आर्टिकल 45 दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 years। ठीक है, तो वो हमने वैसे लर्न करा था ना कि 4 से 5 साल 4 to 5 years के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन, उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया है। ठीक है, ये हमने अमेंडमेंट वाले वीडियो में देखा था कैसे लर्न करना है राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, है ना। तो 6 इन्वर्टेड ई जैसा दिख रहा है ना, तो ई से एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। उसके अलावा यू हैव 8 लुक्स लाइक इन्फिनिटी, तो एजुकेशन इज इनफाइनाइट, वैसे करके हमने लर्न किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 2002 कैसे लर्न किया था? 2 years की एज से ही आजकल बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इसके अंडर क्या क्या आया था? एक तो आर्टिकल 21 ए वॉज एडेड, देन आर्टिकल 45 डीपीएसपी वॉज एडेड एंड देन फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए वॉज ऑल्सो एडेड। ठीक है, और हमने ये 97th तो देख ही लिया। मैंने बताया ना 100 माइनस 3, सो दैट बिकम्स 97। तो थर्ड लेटर क्या है? सी फॉर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इसमें क्या क्या ऐड किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। देन डीपीएसपीज में आर्टिकल 43 बी वाज एडेड, है ना। एंड पार्ट 9 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो एडेड विच वाज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों कर लिया हमने। अभी क्या 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था? इन्होंने आर एडेड आर्टिकल 38 क्लॉज 2, दैट इज द स्टेट शुड मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हमने सोफी करके लर्न किया था, और इनक्वालिटी को वी हैड लिंक्ड विद इन्फिनिटी। इन 8 इन्फिनिटी जैसा दिखता है, और inequalities और infinity both are things which we read about in mathematics। ठीक है, सो वैसे करके हमने लर्न किया था, है ना। सो दिस वाज ब्रॉट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको कैसे लर्न करेंगे? दिस वाज ड्यूरिंग द जनता पार्टी गवर्नमेंट्स रूल, है ना। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी आफ्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो नेशनल इमरजेंसी हुई थी उसके बाद में जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर। ठीक है, तो उन्होंने दे हैड endeavored टू मिनिमाइज inequalities इन द कंट्री एंड inequalities ऑफ इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो आप इसको इमरजेंसी से लिंक कर लो कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत इनक्वालिटी हुई थी हमारे कंट्री में। सो दैट इज़ वाई दे केम अप विद दिस एक्ट इन ऑर्डर टू रेमेडी दैट प्रॉब्लम। ठीक है, in order to find a remedy for that problem। ठीक है, नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। इसके अंडर क्या क्या आया? 39 ए, 39 क्लॉज एफ, देन 43 ए और 48 ए। तो ये हमको अंदर का तो पता ही है कि क्या क्या है। 39 एफ में क्या है? अपॉर्चुनिटी, वो हमने वैसे लर्न करा था ना, LDC PHC। तो उसका ये लास्ट वाला दैट इज़ चिल्ड्रन, सो अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है,
देन 39A क्या रहेगा, फ्री लीगल एड, हमने टीना करके लर्न किया था। देन 43A क्या है, वेजेस के लिए, वेजेस नहीं, वर्कर्स, 43A विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन आर्टिकल 48A वॉज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, है ना, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको बस ऐसे ही आप लर्न कर लो कि 39 वाला उन्होंने डाला था और 43 और 48, तो 39 के दो, एफ एंड ए, और 43 का ए, एंड 48 का भी ए, ठीक है। सो ये सारे दीज वर ब्रॉट बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सारे हो गए अमेंडमेंट टू डीपीएसपीज। नाउ वी लुक एट ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज विच फॉल आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक तो पार्ट 4 में बहुत सारे डीपीएसपीज हैं, उसके अलावा देर आर सम डीपीएसपीज विच फॉल आउटसाइड दिस पार्ट 4, एंड वो कौन से हैं, वी हैव आर्टिकल 335, आर्टिकल 350A एंड आर्टिकल 351, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इनको कैसे लर्न करेंगे, देखो, आर्टिकल 335 वी हैड रेड अबाउट दिस इन, उसमें भी पढ़ा था हमने शायद फंडामेंटल राइट्स में, कि इसके अंदर क्या दिया है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय रिजर्वेशन, ठीक है, ये दिया है आर्टिकल 335 में। एंड हमने इसको लर्न कैसे किया था, 335, तो 335, 3 किसके जैसे लग रहा है, ई जैसे लग रहा है, सो ई मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, और 5 को हमने एस सी एस टी से लिंक कर दिया था कि 5 लुक्स लाइक एस, तो एस सी एस टी, ठीक है, ये हो गया था। देन 350A है और 351 है ना, इनको देख लेते हैं। देखो इसमें आर्टिकल 350A कैसे लर्न करेंगे, इट इज़ रिगार्डिंग मदर टंग, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, है ना। तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, 350, सो आर्टिकल 350 को आप ऐसे लिंक कर लो कि 350 AM पे और लोगों की मम्मा गेट्स अप, है ना, नॉर्मली, ठीक है। तो मदर कब उठ जाती हैं, सुबह सुबह, शी गेट्स अप एट 350 AM, ठीक है। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर आर्टिकल 350। और ए से क्या हो जाएगा, वो ABCD, दैट इज़ लैंग्वेज, है ना, मदर टंग इज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं लर्न। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट आर्टिकल 351 विच इज़ रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो 350 इज़ रिलेटेड टू मदर टंग, मतलब लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वाला भी 351 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड इट इज़ रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ हिंदी, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज you'll be able to remember, and both of them are non-justiciable rights, so this is also very important, you should be knowing this, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, relationship between fundamental rights and DPSPs. So they act as two wheels of a chariot, है ना, तो there should be a balance between both, and according to the doctrine of harmonious construction दोनों में balance होना चाहिए। Then fundamental rights के there are certain negative limitations, whereas DPSPs क्या है, मतलब fundamental rights को negative limitations जैसा consider करते हैं, whereas जो TPSPs हैं they are examples of positive obligations। limitations मतलब कि ये स्टेट नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ limitations which are mentioned in the fundamental rights, whereas when we move to the DPSPs, उसमें क्या है, there are obligations, मतलब कि स्टेट को ये करना चाहिए, दे शुड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, ये सब चीज़ें मैंशनड हैं DPSPs में, सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जनरली प्रिवेल over DPSPs, although laws implementing Article 39B and 39C can override Articles 14 and 19. This is extremely important. ठीक है, मैंने करंट स्टेटस में भी आपको ऊपर पढ़ाया था पहले, ठीक है। फिर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर DPSPs but it cannot damage the basic structure. This is also very important, that पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट बेसिक्स वो ही है, ये केशव नंदा भारती केस में मेंशन है ना।
तो ये पता ही है हमको। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट द टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन बिटवीन, जो रिलेशन है ना फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में, उसका एवोल्यूशन का रिलेशनशिप देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द चंपकम दोराईराजन केस ऑफ 1951। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, उसमें बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, कैन बी अमेंडेड बोल दिया था। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स में ही बताया था मैंने आपको कि जो सारे केसेस में इट हैज़ बीन सेड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन था, वन एक्सेप्शन, दैट वाज द गोलकनाथ केस, है ना। गोलकनाथ केस में इट वाज सेड दैट नो, द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, बस ये था, बाकी सब में बोला था कि दे कैन बी अमेंडेड। ठीक है, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबरिंग, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमेंबर द ईयर्स एज वेल। सो चंपकम दोराईराजन केस 1951 का है। एक के गोपालन केस भी था, दैट वाज फ्रॉम 1950। देन वी हैव गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, इसमें क्या बोला था, द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। देन वी हैड द 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला था कि Parliament can remove fundamental rights via a constitutional amendment, and it also inserted Article 31C, that is, laws for Article 39B and 39C are not void if they violate Article 14 and 19. ठीक है, so this was inserted via the 24th Amendment Act. ठीक है, तो इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है पोर्शन कि आर्टिकल 31C इंसर्ट करा था 24th अमेंडमेंट एक्ट में, है ना। एंड उसमें बस वही बोला था कि आर्टिकल 39B और 39C के अंडर कोई भी लॉस बनेंगे, देन दे विल, इवन इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स like article 14 and 19, even then they will continue to be legal। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। इसमें बोला था कि जो सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C के कुछ भी such laws cannot be questioned in a court of law, this will not be applicable। ठीक है, so they iterated that judicial review is a part of the basic structure of the constitution and this will not be valid। ठीक है, then 42nd amendment act में 1976 के 42nd amendment act में क्या करा, they attempted to extend Article 31C so that laws giving effect to any DPSPs would be immune from challenge। ठीक है, but this extension was struck down in the Minerva Mills case। तो they had tried in 42nd Amendment Act के जो केशव नंदा भारती केस में भी बोला गया है उसको ओवरटर्न कर दें, बट ऐसे नहीं कर पाए वो लोग। ठीक है, देन वी हैड द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980। उसमें वही बोल दिया कि दे इनवैलिडेटेड डीपीएसपीज का प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड इट एम्फसाइज्ड द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन द टू। और उसने फिर से रीआइट्रेट करा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू इज़ a part of the basic structure and that is why this won't this cannot be applied। ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। देन वी हैव प्रेजेंट पोजीशन। प्रेजेंट पोजीशंस में क्या है, द फंडामेंटल राइट्स होल्ड सुप्रीमेसी ओवर द डीपीएसपीज एंड द पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। ये वाला पोर्शन हटा दिया था मिनर्वा मिल्स केस में कि इम्यूनिटी वाला पोर्शन जो भी है ना, कि यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, है ना, वो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दैट वाज रिमूव्ड। बाकी था कि आर्टिकल 31C विल रिमेन, और उसमें 39B और 39C को अगर कुछ भी ला रहे हैं एंड इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19 देन इट डज नॉट मैटर। ठीक है, हाउ एवर दीज लॉज कैन बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी। ठीक है,
तो इतना ही है इसमें, है ना, फॉर DPSPs में, दैट इज ऑल। ठीक है। Now we look at some questions from UPSC prelims regarding DPSPs. So सबसे पहले क्या है, under the Indian Constitution concentration of wealth violates which of the following? Right to equality, DPSPs, right to freedom या concept of welfare? It will be DPSPs because आपको याद होगा 39B 39C ये सब क्या है कि equitable distribution of wealth होना चाहिए, wealth and resources. ठीक है, so it violates DPSP. Now, which part of the Constitution of India declares the idea of welfare state? So again, the answer will be DPSPs. ठीक है, फिर है with reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements are correct? They shall be enforceable by courts. नहीं, DPSPs are not enforceable by courts. ठीक है, then they shall not be enforceable by any court. हाँ, this is correct. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. This is also correct. ठीक है, so the answer should be D. Now in India, the separation of the judiciary from the executive is enjoined by DPSPs. DPSPs में Article 50, it talks about the separation of powers between judiciary and executive. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अदर दैन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights. So other than fundamental rights कहाँ पे है, सारों में ही है बेसिकली देखा जाए तो, प्रियम्बल में भी है, DPSPs में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑल थ्री। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। With reference to the Constitution of India, the DPSPs constitute limitations upon legislative function या executive function. देखो, limitations upon पूछ रहा है तो it will be neither one or two because DPSP कोई भी, there are no limitations under DPSPs but rather they are positive obligations. ठीक है, तो limitations तो fundamental rights में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग लग सकता है but the answer will be D here. Next question, consider the following statements regarding DPSPs. The principles spell out the socio-economic democracy in the country, so this is correct. Then the provisions contained in these principles are not enforceable by any court, this is also correct. ठीक है, so answer will be C. Next, the idea of welfare state in the constitution is enshrined in its DPSPs. ठीक है, according to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? So it is the directive principles of state policy. ठीक है, तो ये हो गया है। अच्छा हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वी मिस्ड रीडिंग दिस इज़ इम्पोर्टेंट। देखो, DPSPs कहाँ पे है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पता है हमको। नाउ दीज वर बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ऑल्सो वी हैव रेड, एंड स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ दोनों से बोरो किया हुआ है। ठीक है, सो दीज टू थिंग्स वी ऑलरेडी नो। ये बाद वाला इज़ इम्पॉर्टेंट कि सर बी एन राव जो थे ना, he had proposed that these rights should be divided into justiciable and non-justiciable rights. ठीक है, and this um, suggestion was accepted by the drafting committee. After that, Dr. जो B.R. Ambedkar थे, he had called the DPSPs a novel feature of the constitution. ठीक है, this is important, and Granville Austin had described DPSPs and fundamental rights as the conscience of the constitution. ठीक है, so this is also important. ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको, दैट इज़ ऑल। आई थिंक B.N. राव के अलावा एक शायद तेज बहादुर सप्रू भी थे, मैं लेट मी चेक एंड टेल यू, वेट। हाँ, तो एक तेज बहादुर सप्रू कमेटी भी थी 1944 में, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। इवन दे हैड सजेस्टेड कि जो राइट्स है उनको दो, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल में दे शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू कमेटी ऑफ 1944, तो इन्होंने भी सेम चीज़ ये वाली जो जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल वाली थी ना, ये दे हैड ऑल्सो सजेस्टेड दिस।
ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर डीपीएसपीज। ठीक है।